सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए ले आई हूँ IBPS क्लर्क की लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी। दो पूरे 30 डेज आपके पास नहीं बचे हैं, बट स्टिल इतना टाइम है आपके पास कि आप अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर करके अपने नंबर्स इंक्रीज कर सकते हो। तो कैसे इंक्रीज कर सकते हो? देखो, अभी हमें लास्ट एक मंथ में कुछ भी नया नहीं टच करना है। कोई भी नया क्वांट्स का टॉपिक या कोई भी नई चीज़, हमें क्वांट्स का ही वैसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे रीड नहीं हुए होते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो कंप्लीटेड ही रहती हैं, इंग्लिश और अपना GA और रीजनिंग। इन तीनों के तो हमारे ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट रहता है, क्वांट्स का बचा रहता है बेसिकली। तो क्वांट्स का कोई भी नया टॉपिक हमें नहीं रीड करना है। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और मैंने खुद कैसे इतना अच्छा स्कोर किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं लगे मुझे, और मैं वही चीज़ आपको बताऊंगी कि आपको भी ज़्यादा अटेम्प्ट्स ना लगें, इसी बार में आप निकाल लो। और साथ ही साथ मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, अभी हमारे पास लगभग 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं। कुछ हमारे IBPS SBI क्लर्क में हैं, कुछ RRB PO के ग्रुप में, कुछ 2026 वाले एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने उसके लिए भी लॉन्च कर दिया है, तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। जो SBI PO की बातें आ गई है ना कि ये SBI PO अभी आपका अप्रैल में होने वाला है, तो उसकी तैयारी हम अभी से करा रहे हैं। तो वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं, आप उनके मॉक स्कोर्स देखोगे ना तो आप स्टन्ड हो जाओगे कि भाई साहब इतना अच्छा स्कोर ये लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्वांट्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, फिर इंग्लिश में क्या करना है और GA में क्या करना है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। आप यहाँ पे अपने मार्क्स का देख ही सकते हो, कितने कितने मार्क्स आपके पर सब्जेक्ट अलॉटेड हैं। यहाँ पे मैंने 96 प्लस किया था स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने। और ये जो 25 दिन है ना, ये आपकी डेस्टिनी के सबसे इंपॉर्टेंट डेज हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने मेहनत अच्छे से कर ली तो इसके बाद आपके हाथ में है बैंक जॉब, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आप क्वांट्स में क्या करेंगे, ठीक है। तो क्वांट्स में ना आपके तीन हैं। स्पीड मैथ्स आपकी मेंस में भी आती है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैम स्पीड मैथ्स तो आती नहीं है। स्पीड मैथ्स में से क्या आता है, एक तो आपका क्वाड्रेटिक आता है, एक आपका नंबर सीरीज आती है। अब ये नॉर्मल नंबर सीरीज जो हम प्रीलिम्स में देखते हैं ना, वैसी नहीं होती। यहाँ पे ना आपको प्रॉपरली यहाँ पे मिलता है कि दो स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, एक में एक पैटर्न दिया होता है, और उसी पैटर्न को या तो कंटिन्यू करने के लिए भी बोलेंगे और सेकंड में भी सेम पैटर्न को चलाने के लिए बोल देंगे। फर्स्ट डिजिट यहाँ पे दे देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और तभी आपके होता है ना कि वहां पे आपको अच्छे से आपको बनने लगेंगे क्वेश्चंस। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आप स्पीड ड्रिल्स पे रिलाई कर सकते हो। स्पीड ड्रिल्स आपको हेल्प करेंगी ना केवल क्वेश्चन सॉल्व करने में, बल्कि स्पीड बढ़ाने में भी। तो ये स्मार्ट कीड़ा की जो स्पीड ड्रिल्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जाम है ना, क्लरिकल वाला एग्जाम है, उतना ज़्यादा हाई टफ नहीं आता है। PO एग्जाम्स जितना टफ नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे ना काम किस पे करना है, अपनी स्पीड पे करना है, कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए उतना बढ़िया। तो यहाँ पे आपको स्पीड ड्रिल्स मिल रही हैं, ठीक है। इन स्पीड ड्रिल्स को आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास CA मॉक ड्रिल भी है, इनको यूज़ करके आप अपनी स्पीड पे बहुत वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे जो मेंटोरशिप के बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत यूज़ कर रहे हैं, और मुझे उनसे जो फीडबैक मिला है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये स्पीड ड्रिल्स ना आपको हेल्प करेंगी। अब आपको क्या करना है, इसमें से ना डेली बेसिस पे आपको 15-15 क्वेश्चंस लगाने हैं। 15-15 क्वेश्चंस आप दोनों के लगाओगे, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज मिला के 15 क्वेश्चंस लगाओगे, तब जाके आपकी हैबिट में आएगा, और जो आपका एग्जाम है 29 नवंबर को, वो बढ़िया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप ये आपको खुद से नहीं बनाने आ रही है ना टू डू लिस्ट, कि आप डेली बेसिस पे क्या करो, तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर ट्राई कर सकते हो। इसमें ना हम आपको डेमो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप ये पता लगा सको कि हमारा प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो 3 डेज का हम डेमो दे रहे हैं 49 रुपीज में। जस्ट आपको सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। 9119202035 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसमें बेसिकली हम करते क्या है, अगर आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, तो हम डेली टू डू लिस्ट देते हैं आपको। डेली बेसिस पे हम प्रोग्रेस चेक करते हैं हम आपका, कि कहाँ पे आप अभी लाई कर रहे हो। आपके जो मॉक्स होते हैं
उनको एनालिसिस करके देते हैं, किस तरीके से आप अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। और वीकली बेसिस पे आपकी मुलाकात मेरे साथ होती है, जहाँ पे हम कॉल्स पे रहते हैं और मैं हर एक बच्चे का डाउट क्लियर करती हूँ, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और उनके मार्क्स को भी एनालाइज़ करके बताती हूँ। ठीक है, तो आप इसको जाके ज़रूर चेकआउट करना। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो बाकी सारी चीज़ें। और इसमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें हम आपको उसी बैच में बताएँगे, ठीक है? आपको फिर कोई वीडियो की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप डीआई जब देखोगे ना, तो एक तो आपको लॉजिकल मिलेगी, एक आपको अरिथमेटिक वाली डीआई मिलेगी। इसी में आपकी केसलेट भी रहेगी, ठीक है? तो अब ना आपको क्या करना है, मेंस में आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने रहते हैं। तो यहाँ पे ना आप एक डीआई आप सॉल्व करोगे, एक केसलेट सॉल्व करोगे। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ। तो डीआई और केसलेट में से आप, क्योंकि 35 क्वेश्चंस है आपके पास, तो एक अगर आप मिनिमम एक कर सकते हो, मैक्सिमम 2 कर लो, ठीक है? अगर ये आपने कर लिया ना, तो आपका स्कोर बहुत बूस्ट हो जाएगा। अब ये करना कैसे है, तो एक तो आप यूट्यूब की वीडियो से हेल्प लो, ठीक है? अप्रोच सीखो कि मेंस के क्वेश्चंस को, डीआई के स्पेशली क्वेश्चंस को कैसे आपको अप्रोच करना है। फिर स्पीड ड्रिल से उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्योंकि स्पीड आपको करनी पड़ेगी। क्लेरिकल एग्जाम में, क्लेरिकल में स्पीड चाहिए ही चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि इतने डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक है? फिर आपकी जो अरिथमेटिक वाली डीआई है ना, डेली बेसिस पे आपको एक लॉजिकल और एक अरिथमेटिक की मेंस डीआई आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा करिए, अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो, आपका टाइम अलाउ करता है तो बिल्कुल कीजिए। अब अरिथमेटिक क्या है, आपको कोई भी न्यू चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ जो आपने चैप्टर्स कर चुके हो ना, आपको उसी को रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करोगे? अगेन, फुल जो आपके मिसलीनियस क्वेश्चंस आते हैं ना, जो आपके मॉक्स में आप देते हो, मिसलीनियस क्वेश्चन से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे एक परसेंटेज हो गया, या आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है? स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, या फिर आपका टाइम इन वर्क हो गया, कोई स्पेसिफिक आपको टॉपिक लग रहा है जिसमें आपकी स्पीड कम हो रही है, तो आप उसके सेपरेट टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हो। बाकी कोशिश करो मिक्स ज्यादा लगाने की, क्योंकि मिक्स से क्या होगा, आपकी हैबिट में आएगा, ठीक है? आपका माइंड जल्दी से स्विच कर पाएगा, ठीक है? आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, आपके दो चीजें हैं, एक तो आपका पजल सिटिंग अरेंजमेंट है, एक आपका मिसलीनियस वाला सेक्शन है। मिसलीनियस वाले में आपके सिलॉग्स आ जाते हैं। अब सिलॉग्स ना आपको नॉर्मली जैसे प्री में पूछे जाते हैं वैसे नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आपके कोडेड वाले टाइप में आएंगे, और कोडेड ही इनइक्वालिटीज आएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है। और रीजनिंग खुद में एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो मार्क्स आप कौन से नहीं उठा सकते, वो रीजनिंग से उठा के आप अपना ओवरऑल स्कोर बढ़ा सकते हो। तो इसके क्वेश्चंस आपको जरूर से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। डेली के 10 क्वेश्चंस करो, दैट्स इट, ज्यादा नहीं करने हैं। 10 क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, और जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा आप कर पाओगे, ठीक है? मॉक्स में भी आपको इनके क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपका इनपुट आउटपुट आता है। अब इनपुट आउटपुट ना, एक तो आपका आएगा मॉडरेट लेवल का, एक आपका आ सकता है हार्ड लेवल का। मतलब एक ही आएगा, या तो मॉडरेट होगा या हार्ड होगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये मॉडरेट है, हार्ड है, मुझे करना है या नहीं करना है? क्योंकि कई सारे लोग क्या होते हैं, पूरी आपकी जो उसमें लिखा रहता है पूरा लिख के 2 स्टेप्स तक पहुंचने के बाद ये पता लगा पाते हैं कि यह हार्ड है, नहीं कर पाएंगे। तो इसको पहले ही पता कैसे लगा ले कि 1 मिनट से ज्यादा आपका वेस्ट ना हो। तो अगर आपको पहले पता करना है ना, तो जब आप इसका क्वेश्चन देखोगे तो उसमें पैटर्न पहले से ही जज करो आप, कि फर्स्ट में सबसे पहले तो फर्स्ट और लास्ट को देखो, तो एक क्लैरिटी मिलेगी कि ठीक है, पहले में तो सब इधर उधर था, लास्ट वाले स्टेप में मुझे एक तरफ नंबर्स दिख रहे हैं, एक तरफ वर्ड्स दिख रहे हैं, तो मतलब मुझे इसी तरीके से इधर उधर करना है। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, एक बार दिमाग में ये लिख लो और साइड में भी लिखते जाओ कि ये चीज हुई है। और फिर उसको आप पूरा सॉल्व करो लिख के। अगर आपको लग रहा है कि मैं थर्ड से फोर्थ वाला नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो भाई हार्ड है और उसको आपको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है? मॉडरेट वाले को ही सॉल्व करना है भाई, जिसके आप सारे स्टेप्स को डिकोड कर पाओ, ठीक है? इसके बाद आ जाता है क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग ना, आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो वेल एंड गुड, आप 80 से 90% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। नहीं अच्छी है ना, तो 50 क्वेश्चंस फिर भी बनेंगे, तो इसको नहीं छोड़ना है। ये ना आपका स्कोरिंग है, ये इसके कुछ क्वेश्चंस 50% क्वेश्चंस तो डुएबल होते ही हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको पक्के से करने हैं। जिन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उनको छोड़ दो आप,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मॉक में भी करो भाई, मॉक में नहीं करोगे ना तो रियल एग्जाम में जाके कंफ्यूज रहोगे। मॉक में सोचोगे कि यार मॉक के तो बहुत टफ आ रहे हैं, तो मैं मॉक में इसको डायरेक्टली छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ पूरे क्वेश्चंस और रियल एग्जाम में जाके करूंगा। नहीं, मॉक में भी आप ढूंढो टफ कौन से हैं, डुएबल कौन से, डुएबल वाले करके देखो। ठीक है, फिर आ जाता है आपका पजल। अब पजल्स में कोडेड डायरेक्शन भी एक इसका बॉक्स वाला मेथड है। आप अंकुश लांबा सर से अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो वो वाला मेथड यूज करके कोडेड डायरेक्शन के भी डेली 2 सेट्स बनाओ, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी वहां पे कम टाइम लगेगा, वरना बैठे रहोगे 10 मिनट इसी में। ठीक है, अब आ जाते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद आपको पजल, ये मैंने ना ये प्रायोरिटी लिखी है कि इसी वे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पे, इसी में आपको मॉक लगाना है, इसी प्रायोरिटी के साथ आपको रियल एग्जाम देना है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सेकंड लास्ट रहेंगे, लास्ट में ब्लड रिलेशन आएगा, चाहे ये कोडेड आए, कोडेड वाला तो फिर भी बन सकता है। अगर ये पजल फॉर्मेट में आ जाए तो छोड़ देना भाई। अगर आपकी ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा है, एक्सट्रीमली बढ़िया है, तो करना, वरना छोड़ देना। अब इसके बाद ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा, नहीं बचेगा इसके लिए। अब पजल्स में आपको ना, आप सोचोगे कि यार मैम पजल ना बहुत टफ आती है, लेकिन इसमें ना कम से कम एक तो डुएबल होती है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप इसको सॉल्व करो, तभी तो एग्जाम निकालोगे, तभी तो लिस्ट में आएगा ना नाम। तो डुएबल होगा, वो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढोगे कैसे? जब डेली बेसिस पे 2-2 सेट लगाओगे तभी तो मिलेगा ना आपको, तभी तो ढूंढ पाओगे, वरना कहाँ से ढूंढ पाओगे, नहीं मिलेगा। हर चीज टफ लगेगी। और कई बार अपन क्या करते हैं, टफ वाला पजल चूज कर लेते हैं, फिर टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए एक तो चीज मैंने बोली लास्ट में करो। दूसरी चीज टफ कैसे नहीं चूज करें, तो वो आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएंगे, देख के ही समझ में आ जाएंगे कि ये सिर्फ दिखने में इजी लग रहा है, एक्चुअल में टफ है, या सिर्फ टफ ही है। और इजी वाले अलग से पहचान जाओगे। तो वो पहचान कैसे क्रिएट होगी? जब आप डेली बेसिस पे 2-2 सेट लगाओगे। ठीक है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसीलिए मैंने 2-2 बोला है, यहाँ पे डीआई में 1-1 बोला है, क्योंकि वो उतना स्कोरिंग नहीं है, स्कोरिंग रीजनिंग है आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आप जानते हो 40-40 मार्क्स का आपका है, और इंग्लिश में ना बेसिकली आपकी रीडिंग इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है, तो रीडिंग आप डेली बेसिस पे वो लॉन्ग एडिटोरियल, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, 2 एडिटोरियल पढ़ते रहो, और साथ ही साथ ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। कौन कौन से करने? एरर्स। अब एरर्स भी ना सिंपल वाले एरर्स नहीं करने, आपको डबल ट्रिपल वाले एरर्स करने हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड में आने लग गए ना, कि विच ऑफ द स्टेटमेंट डज नॉट हैज एनी एरर, किस स्टेट में उनमें एक भी एरर नहीं है, उस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं। साथ ही साथ पैरा कंप्लीशन, ये आपका हमेशा आता है। ऑड वन आउट के क्वेश्चंस आजकल बहुत आने लग गए हैं। 5 स्टेटमेंट दे देंगे, सेम चीज होगी पांचों में, लेकिन एक ऐसा होगा जो थीम के साथ मैच नहीं करेगा। बात उसमें भी वही होगी, टॉपिक उसमें भी वही होगा, लेकिन थीम मैच नहीं कर पाएगा। तो वो थीम वाला आपको पकड़ना है, वो थोड़ा टफ होता है, लास्ट में करना। पैराजंबल भी लास्ट में करना, पैराजंबल भी थोड़े टफ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ड स्वैप बहुत डुएबल होता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट जो होता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी डुएबल होता है। मैच द कॉलम भी डुएबल होता है। ये वाले क्वेश्चंस को पहले करो, फिर आरसी करो, और उसके बाद लास्ट में आप पैराजंबल्स और ऑड वन आउट को करो। ठीक है, आरसी में भी आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको टफ लग सकते हैं, जिसको आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो उनको छोड़ो। ये पकड़ के मत बैठ जाओ कि मुझे आरसी के पूरे क्वेश्चंस करने हैं, अगर 8 आए तो 8 करूंगा, 9 आए तो 9 करूंगा। नहीं, 1-2 क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं कि आप उसमें कितना टाइम वेस्ट कर सकते हो, कितनी आपकी एनर्जी है, वो चेक की जाती है। अगर आप इसमें ज्यादा करोगे ना, तो भाई गए काम से। तो अब आपको करना क्या है? रीडिंग तो आप डेली बेसिस पे करोगे, बाकी इन सारे टॉपिक्स के कम से कम 5 क्वेश्चंस ईच करो। और जैसे आरसी हो गया तो डेली का 1 सेट लगाओ, और आपका जो पैराजंबल हो गया उसके 2 सेट लगाओ, क्लोज टेस्ट हो गया उसके भी 2 सेट लगाओ। ठीक है, ये होता है इंग्लिश में, और कुछ भी नहीं करना होता है इंग्लिश में। इंग्लिश विल टेक वेरी लेस टाइम और गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, आपका ओवरऑल इंग्लिश ही बढ़ाएगा, तो इंग्लिश पे ध्यान देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में क्या करना है? जनरल अवेयरनेस में ना आप देखो 50 नंबर का हो गया जनरल अवेयरनेस, धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस का। अब इसमें क्या करें भाई, कैसे करें?
इसमें ना सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि बैंक का एग्जाम है तो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, जिसमें आरबीआई इन न्यूज़, जो भी आरबीआई के सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आए हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे दूसरे बैंक्स के न्यूज़ है, जितनी भी बैंक, जिसमें एसबीआई भी आ जाएगा, दूसरी पीएसबीज भी आ जाएंगी, तो वो सारी आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको इस पे फोकस करना है। अब इसके अलग से क्वेश्चंस लगाना, आप जो भी सोर्स है आपका, जो भी यूज कर रहे हो, उसके आप क्वेश्चंस लगाओ ज्यादा से ज्यादा। एक बार बस पढ़ो, जस्ट गिव इट वन रीड, एक रीड दो और फिर लगातार क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको चीजें याद हो जाएंगी। जो भी गलत करोगे ना, गलत वाली चीजें तो ज्यादा याद रहती हैं, तो गलतियों से मत डरो। ये मत सोचो मेरे 100 में से सिर्फ 20 नंबर आ रहे हैं, मैम मैं क्या करूं। 20 आ रहे हैं ना तो 80 याद रहेंगे। 20 का कंफर्म नहीं है याद रहेगा, लेकिन 80 जरूर याद रहेंगे, क्योंकि गलती हुई है उसमें। अब हाँ, एक चीज मैं बहुत ऑब्वियस बता दूं कि भाई इसको ना देने के बाद ना पूरा सॉल्व भी करना है। ठीक है, पूरे आंसर के सॉल्यूशंस जो एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं ना, वो पूरे पढ़ने हैं। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, चल मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है, जो आंसर दिया है, जरूरी नहीं है वहीं से एग्जाम में आएगा। एग्जाम आपका जो एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा दिया रहता है ना, उसमें से आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? अब इसके अलावा आपको और कौन कौन सी न्यूज़ को फोकस में रखना है, तो और ना आपकी स्कीम्स हो गई, जो भी लेटेस्ट आपकी बजट में स्कीम्स आई हैं, इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम्स आई हैं, इन दोनों को मत पढ़ो आप, लेकिन इनकी स्कीम्स जो आई हैं वो सब आप पढ़ो। साथ ही साथ रिपोर्ट्स जो आई हैं, स्पेशली जो आपकी जीडीपी रिपोर्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, आईएमएफ का कितना आया है, ओईसीडी का, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी जीडीपी रिपोर्ट्स आप जरूर पढ़ो कि इन्होंने इंडिया की कितनी बोली है, ग्लोबल कितनी बोली है, इन्फ्लेशन रेट कितनी बोली है। बस ये 3 चीजें पढ़नी होती हैं, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और इनके हेड्स कौन है। ठीक है, समझ में आ गई? ये चीजें पढ़ लिया आपने। इसके अलावा जो अदर न्यूज है ना, उसको आप पढ़ो मत, उसके सिर्फ एमसीक्यूज लगाओ, सिर्फ एमसीक्यूज लगाओ, तो एमसीक्यूज से ही आपका वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एमसीक्यूज लगाओ, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ो, दैट्स इट। इतना अगर आपने कर लिया ना, देखो बहुत सारा है, पर अगर आपने इतना कर लिया ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 96 नहीं, आप 100 क्रॉस कर लोगे, आराम से कर लोगे। ये चीज़ मेरी लिख के ले लो आप। तो ये था आपका पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और अगर आप मेंटोरशिप का प्रोग्राम लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर से करना। 3 डेज का डेमो लेना चाहते हो तो भी इसी नंबर पे करना। सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। और जल्दी से अपनी तैयारी को ना नई उड़ान दो। बैठना मत कि 25 दिन बचे हैं, रो रहे हो बैठ के, रिजल्ट नहीं आया। नहीं, आपको तैयारी जबरदस्त करनी है, चाहे रिजल्ट आ जाए चाहे कल आए, मेरी तैयारी तो रोज होती रहेगी। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओके।